हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक मिश्रा UPPSC में। दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो UPSSC का जो पेट एग्ज़ाम है, UPSSC पेट 2023 का जो सिलेबस है उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग पेड ग्रुप भी लेना चाहते हैं तो पेड के बारे में भी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस को आप लोग कैसे कंप्लीट करेंगे ये बताएंगे। उसके बाद आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो भी अच्छे नंबरों से, ठीक है। इसमें देखिए, आप लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं मैं 70+ का टारगेट बना रहा हूँ, नहीं, आप लोग 100+ का टारगेट बनाइए, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर आप लोग जैसे कि अगर आप लोग मान लीजिए 80 का आप लोग टारगेट बनाते हैं तो आपके 70 या 75 के करीब रह जाएंगे नंबर, ठीक है। तो आप लोग अगर 100 का टारगेट बनाएंगे तब आपके 90+ आपके नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा एक बार सोच के रखिए कि आपको जो नंबर लाने हैं वो 100 का टारगेट रखिए, पूरे में पूरे, ठीक है। अब वो कैसे हो सकता है, 90+ आप लोग कैसे गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना जो RM क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, जो कि 149 में है, ठीक है। 149 में आपको पूरा कंप्लीट मटेरियल, स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि प्रैक्टिस करने के लिए, हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपके 70 नंबर नहीं आते हैं तो आपको 50% जो इसकी फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा नंबर है, 1 मिनट मोबाइल नंबर लिख देता हूँ मैं पहले। हाँ, मोबाइल नंबर जो है हमारा, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, 8604008201। इस पे आप लोग या तो कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। तो आप लोग अगर पेड कोर्स लेना चाहते हैं और अपना जो स्कोर है वो अच्छा करना चाह रहे हैं, मतलब कि 80+ अगर आप लोग स्कोर करना चाह रहे हैं तो आप लोग ये जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा 2 बैच चलेंगे, एक बैच 1 जो चलेगा हमारा वो आपका 22 अगस्त से चलेगा, ठीक है। और जो बैच 2 चलेगा आपका, जो बैच 2 होगा वो आपका 1 सितंबर से चलेगा। तो जिसमें भी आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा ऑफलाइन का है, देखिए ऑफलाइन भी है हमारे यहाँ, तो ऑफलाइन के बारे में बता देते हैं। जो ऑफलाइन है हमारा वो आपका 299 में है, ठीक है। कितने में है, फीस जो उसकी है वो रखी गई है, फीस रखी गई है 299, ठीक है। 299 में आपका रखा गया। अगर आपके 70 नंबर नहीं आते हैं तो आपका 50% जो आपका रिफंडेबल होगा, ठीक है, इसमें भी, ऑफलाइन में भी, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको जो सिलेबस है कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं 100, और कितने मार्क्स के होते हैं, तो इसमें 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और जो निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग वो 1/4 की रहती है, ठीक है। यानी आपके 4 जो क्वेश्चंस हैं अगर वो गलत होते हैं तो एक जो सही आंसर होगा, एक जो राइट आंसर होगा वो हटा दिया जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक जो सही उत्तर है वो आपका ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको बचना है, ज़्यादा आपको नेगेटिव नहीं करने हैं, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पहला जो आपका सब्जेक्ट आता है वो इंडियन हिस्ट्री आता है। क्या आता है, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री जो आपका आता है ये 5 नंबर का इसमें आता है, 5 नंबर का, जिसमें आपका एंशिएंट एंड मेडिवल आपका लगभग रहता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी तक ये आपका रहता है 5 नंबर का, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे गेन करना है, अब इसमें देखिए जो टॉपिक लिखे हुए हैं बस उन्हीं को पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, यानी इंडियन वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जैसे उसकी साइट्स हो गई, ठीक है, कि कौन सी साइट किस नदी पर है, जैसे कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, ठीक है, किसने उसका उत्खनन किया था, मतलब कि
क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली थी आपको। लोथल हो गया, ठीक है, लोथल, ठीक है, राखी गढ़ी। तो ये सारी जितनी भी हैं वो सब हम आपको, जो हमारा पेड बैच है तो उसमें हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल देंगे, उस जिससे कि आपके जो कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको उसको रिवाइज करके और सिर्फ आपको टेस्ट पेपर लगाने हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको क्या करना है, ये सब आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले तो वो पढ़ रहे हैं प्राग ऐतिहासिक, मतलब स्टोन एज पढ़ रहे हैं। स्टोन एज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो ना पढ़िए, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम एक आता है वैदिक कल्चर, मतलब वैदिक पीरियड जो हुआ था, मतलब जब आर्य लोग आए थे वो टाइम का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको जितने भी वेद हैं उनके उपवेद पढ़ने हैं सारे, ठीक है, उपवेद सारे, ठीक है। और इसमें जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, नदी हैं, जितनी भी नदियां हैं उनके पुराने नाम, प्राचीन नाम, माने एंशियंट जो उनके नेम थे वो सब उनके नाम पढ़ने हैं नदियों के। बस इतना इसमें पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं आप, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखिए बौद्ध धर्म में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध लिखा हुआ है, तो बौद्ध धर्म में सिर्फ गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़नी है, उनकी शिक्षाएं पढ़नी, जो जो उन्होंने उपदेश दिए थे, ठीक है, जो जो उन्होंने उपदेश दिए थे वो सब पढ़ने हैं। अष्टांगिक मार्ग जो जितने भी हो गए अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, और जितनी भी बौद्ध संगतियाँ हो गई, मतलब सभाएँ जितनी हुई थी बौद्ध, ठीक है, और कौन सा जो राजा था वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, तो गौतम बुद्ध के बारे में पूरा पढ़ना है कि उनको शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी, कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, कहाँ पहला उपदेश दिया था, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में भी वही करना है आपको कि जैन धर्म में आपको महावीर जो है, महावीर के बारे में पढ़ना है, उनकी जीवनी और शिक्षाएं, वही चीज़ें पढ़नी है जो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मौर्य वंश की। देखिए मौर्य वंश में जो हम लोगों का मेन जो है वो सम्राट अशोक, लेकिन मौर्य वंश में हम लोग थोड़ा सा उनके संस्थापक के, जो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे। और जो अशोक हैं, अशोक के कितने शिलालेख हैं, जैसे शिलालेख हो गए, ठीक है, कलिंग का युद्ध हो गया, ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ रहने गए, ये सब उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद गुप्त वंश आ जाता है। देखिए गुप्त वंश में भी गिने चुने दिए गए हैं। गुप्त वंश से समुद्रगुप्त पढ़ना है, चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद हर्षवर्धन पढ़ना है, राजपूत काल पढ़ना है, और सल्तनत काल पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है, मराठा। मुगल साम्राज्य में अकबर आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, ठीक है, अकबर, अकबर पे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता। मराठा में शिवाजी पूरा, ठीक है, शिवाजी। इसके बाद ब्रिटिश राज का अभ्युदय तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देखिए जितने भी कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, ठीक है। और सबसे पहले जो व्यापार करने आए थे भारत में वो कौन आए थे, पुर्तगीज आए थे। कौन आए थे, पुर्तगीज, ठीक है, सबसे पहले। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ज़्यादा पढ़ना, पुर्तगीज के बारे में इतना नहीं पढ़ना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके बारे में पढ़ना कि इन्होंने पहली कोठी अपनी कहाँ पे लगाई थी, ठीक है, पहला इनका गवर्नर जनरल कौन था, ये सब। और फिर 1857 तक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, 1857 तक पढ़ना है। इसमें बताया गया है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, जैसे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से बंदोबस्त, जैसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो गया, ठीक है, रैयतवाड़ी, स्थाई वाला, स्थाई बंदोबस्त, ठीक है, मैकाले समिति, और ये सब बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो वो सब हम लोगों को इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो ये आपका हिस्ट्री का था, पूरे यहाँ से 5 नंबर आएंगे आपके, ठीक है। इसको आपको कौन सी किताब से पढ़ना है, देखिए अगर आपके पास NCERT है तो इसमें आपको काम नहीं करेगा NCERT, ठीक है। NCERT इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि आपसे कि 6 से
क्लास 6 से क्लास 12 तक आपकी जो है एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, बोर हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक आती है लूसेंट, ठीक है, लूसेंट आती है, चाहे वो आप लोग इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, दोनों में आती है, ठीक है। तो वो ले सकते हैं आप लोग, उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आते तो हमारे जो वीडियोज़ होंगे, वीडियोज़ लेक्चर, उसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि पूरा मतलब हिस्ट्री उसमें आपको कंप्लीट कराई जाएगी। 149 का जो हमारा कोर्स है उसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक 5 नंबर का जो आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी आंदोलन हुए थे वो चीज़ें इसमें 5 नंबर की पूछी जाएंगी, ठीक है। जैसे स्वाधीनता आंदोलन हो गया कि प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, जैसे महात्मा गांधी, अन्य नेताओं की भूमिका, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, महात्मा गांधी, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई, जितने भी हैं वो उनकी भूमिकाएं उसमें पूछी गई हैं, ठीक है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन, बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है, जो उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो 1920 के बाद से ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो 1905 का बंगाल विभाजन था उससे वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो बंगाल का विभाजन हुआ था तब से 1905 में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो है इसमें जैसे कि एक तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन हो गया, ठीक है, आपका स्वदेशी आंदोलन हो गया, और आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, तो उनको आप लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग हमारा बैच लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, देखो विधायी संशोधन जैसे 1773 का एक्ट था, ठीक है, 1773, 1774, ये सारे एक्ट थे जो 1857 का 1858 का एक्ट था, 1909 का एक्ट था, 1919 का एक्ट था, तो ये सारे आपको यहाँ पे बताए गए 1935 तक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी विधायी संशोधन थे वो जो क्या क्या हुए थे, जैसे पूछ ले कि जो हाँ इसमें पूछ ले कि द्वैध शासन प्रणाली जो है, द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के थ्रू आई थी, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली। तो उसमें तो अगर हम लोग द्वैध शासन प्रणाली की बात करेंगे तो 1773 का एक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग ये बताएं कि प्रांतीय स्वायत्तता किस में आई थी, मतलब प्रांतीय जो प्रांत की सरकार थी वो कब स्वतंत्र हुई थी, तो 1919 का एक्ट था, ठीक है, 19 एक्ट में। तो ये जितने भी एक्ट हैं उसमें ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको 10 नंबर की हिस्ट्री मिलेगी पूरी, ठीक है। 10 नंबर में से अगर आप लोग हमारे यहाँ से पढ़ते हैं तो 8 नंबर आप लोग आसानी से गेन कर लेंगे, और कुछ लोग तो 10 में से 10 भी गेन कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे वो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी आता है, तो ज्योग्राफी में आपको देखो क्या क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी में भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी जितना भी है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की है वो सब, जैसे नदियाँ हो गई, ठीक है, नदियों की घाटी हो गई, जैसे मरखा घाटी हो गया, ठीक है, मरखा घाटी, बहुत सारी घाटियाँ हैं, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। भूजल संसाधन हो गया, ठीक है, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, जैसे कि हिमालय जो पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत है तो वो कहाँ से शुरू होता है कहाँ से एंड होता है, ठीक है, ये सब बताया गया है उसमें, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्या है, और ट्रांस हिमालय हो गया, शिवालिक पहाड़ियाँ हो गई, तो ये सब, अरावली पहाड़ियाँ हो गई, ये सब जितनी चीज़ें हैं सब आपको बताया जाएगा। मरुस्थल जितने भी हैं वो सब बताए जाएंगे, शुष्क क्षेत्र भी बताए जाएंगे आपको, वन जितने भी वन है, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ये सारे वन है, आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जितने भी खनिज संसाधन, जैसे कि चना सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, दाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, या कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक है, कोयला, ठीक है, अभ्रक, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे कुछ ट्रिक बताएंगे, क्योंकि जब मैं थोड़ी तैयारी कर रहा था तो मैंने इसमें कुछ ट्रिक अपनाई थी, ठीक है, तो वो ट्रिक आपको मैं बताऊंगा उसी पेड ग्रुप में, ठीक है, जिससे कि अभ्रक कहाँ पे मिलता है आप कभी भूलेंगे नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते आप, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने थोड़ी अपनाई थी, तो काफ़ी चीज़ें हमको याद हो गई थी ऐसे ही। इसके बाद
ये आपका हो गया ज्योग्राफी कंप्लीट। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी भी आपका 5 नंबर की होगी। कितने नंबर की होगी? 5 नंबर की। ज्योग्राफी को आप कैसे पढ़ेंगे? वही लूसेंट में आपका ज्योग्राफी आ जाती है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारा पेड ग्रुप लेते हैं तो उससे आपको कहीं से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर की जो आती है भारतीय अर्थव्यवस्था आती है 5 नंबर की। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991। ठीक है, योजना आयोग अब तो ख़त्म हो गया योजना आयोग, इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। पंचवर्षीय योजनाएं, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी वो सब आपको पढ़नी है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जैसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, इसके मतलब हरित, ये इतनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब पीटी जो दो बार हुआ है, तो हरित क्रांति के जनक जरूर पूछता है। हरित क्रांति के जनक, जितनी भी क्रांति हुई हैं उसमें। ठीक है, दुग्ध विकास का ऑपरेशन फ्लड, ये यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। ठीक है, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके बाद 2014 के बाद आर्थिक सुधार, जैसे कृषि सुधार हो गया, ढांचागत सुधार हो गया, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका परमानेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जीएसटी से। ठीक है, इसके बाद ये तो 5 नंबर का हो गया इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे। सबसे इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा तो फेवरेट है ये पॉलिटी। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या क्या हैं? मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र व राज्य संबंध। ठीक है, इसमें आपको आर्टिकल अगर याद रहेंगे, और मैं ट्रिक भी बताऊंगा आर्टिकल याद करने की, आप लोग कभी आर्टिकल भूलेंगे नहीं। ठीक है, न्यायिक ढांचा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, ये सारे आपको इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें आप लोग 5 में से 5 आप आराम से गेन कर सकते हैं। 5 में से 5 आप लोग आराम से ला सकते हैं इसमें। और अगर आपने हमारा जो कोर्स है वो लिया तो आपके 5 में से 5 इसमें निश्चित है आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सामान्य विज्ञान में 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। अगर आप लोग इन दोनों को भी छोड़ देंगे और सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ के जाएंगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे आपके आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट्री अर्थमेटिक जो आता है 5 नंबर का आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, बस इतना पूछा जाएगा यही टॉपिक से। तो एक एक क्वेश्चन सब में से पूछ लिया जाता है, तो इसमें से भी आप लोग 5 में से 5 आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सामान्य हिंदी की। देखिए सामान्य हिंदी, इसमें 5 नंबर का एक ये आता है और गद्यांश आता है 10 नंबर का। ठीक है, तो कुल 15 नंबर का आता है, नीचे होगा गद्यांश। ठीक है, तो अभी तो हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या आपको संधि आएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, विन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। बहुत सिंपल सी आती हैं लेखक और रचनाएं, कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो आप लोग 5 में से 5 इसमें भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी, इसमें देखो एक आता है अंग्रेजी व्याकरण। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से अगर आप लोग सिर्फ ये जो पैसेज आता है इस पर अगर आप लोग वर्क कर लेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, और इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैंने तो कभी हाथ ही नहीं लगाया इसको। मतलब यहाँ से तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मेरे सही हो जाते हैं यहाँ से बिना पढ़े। ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और सबसे इजी जो टॉपिक है वो है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में क्या आ जाएगा? जैसे कि मान लीजिए किसी ने बोला जैसे कानपुर दे दिया, कानपुर, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश और भारत, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, और नीचे उसने चिन्ह लगा दिए कि कैसे इसको क्रम से लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कानपुर है तो कानपुर ऐसे आ जाएगा। ठीक, और कानपुर किस में? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश किस में? भारत में। ठीक है, ऐसे करके। या तो ये जो होता है ये बृहद से लघु वाला। ठीक है,
जैसे कि कानपुर आ जाएगा पहले, फिर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर भारत आ जाएगा। अगर उसने कहा कि लघु से बृहद, ठीक है, तो ये करेंगे, मतलब छोटे से बड़ा, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और अगर बड़े से छोटा करेंगे तो पहले भारत आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, बहुत सिंपल है, और फिर आ जाएगा अपना कानपुर, ठीक है। ऐसे मतलब ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया, वैसे बाकी बहुत सिंपल आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता इसमें, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर का इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद एक आपका आता है क्रम रैंकिंग, मतलब जो जैसे एक बोला कि राम जो है वो ऊपर से 12वें नंबर पे है और नीचे से भी 12वें नंबर पे है, तो क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं ये पूछा गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर से 12वां नंबर, ठीक, और नीचे से 12वां नंबर और -1, तो 12 12 24 -1 यानी 23, यानी क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है, 23 है। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, ऐसा ही आएगा। रिलेशन, ब्लड रिलेशन आ जाएगा एक क्वेश्चन आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा, एक मिनट, हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा आपको, एक मिनट, हाँ, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पहले में लिख दिया जाएगा आपका कानपुर, दूसरे में लिख दिया जाएगा लखनऊ, तीसरे में लिख दिया जाएगा आपका तीसरे में भोपाल, ठीक है, चौथे में आपका लिख दिया जाएगा वाराणसी, ठीक है। तो इसमें ये बताना है कि समूह से भिन्न कौन है, सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग भोपाल लग रहा है, ठीक है, भोपाल ही है, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि कानपुर, लखनऊ और वाराणसी ये आपके उत्तर प्रदेश में आते हैं, भोपाल आपका मध्य प्रदेश में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैलेंडर और घड़ी, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, कारण और प्रभाव से एक क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, संख्या तथा अक्षर यही 2 पूछे जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग से, और फिर कथन विश्लेषण वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 5 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, इसमें भी आप लोग 5 में से 5 आराम से गेन कर सकते हैं। उसके बाद जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का आएगा, ये भी मैं बहुत अच्छे से आपको लोगों को करा दूंगा। जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, ठीक है, इसी चैनल के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 10 में से 10 नंबर की आपको करंट अफेयर्स की चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगा, इसमें क्या आएगा, भारत के पड़ोसी देश, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसमें जैसे क्वेश्चन दे दिया, या कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा नहीं करता है, ये चीज़ें, ठीक है। देश, राजधानी, मुद्रा, कौन सा देश किसकी राजधानी कौन सी है और उसकी मुद्रा। उसके बाद भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, जितने भी नृत्य हैं, जैसे जितने भी नृत्य हैं वो सब आपको लिखने हैं, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। तो ये पूरा आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद अरे इसमें हमें लग रहा वो DI नहीं दी क्या, DI नहीं है क्या इसमें, नहीं, हाँ है, ठीक है। इसके बाद आपको एक पुरस्कार विजेता, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ये पूरा आपका 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद एक 10 नंबर का हिंदी का गद्यांश आएंगे, दो गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के, ठीक है। एक बहुत इजी होगा और एक थोड़ा सा मॉडरेट होगा, लेकिन इसमें आप लोग 10 में से 10 करके आइए पूरा। फिर ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, मतलब कि ग्राफ पूरा दिया होगा ऐसे करके बताने होंगे, उसमें क्वेश्चन दिए होंगे, तो ये 2 ग्राफ आएंगे और यहाँ से भी 2 ग्राफ आएंगे, यानी 20 नंबर का DI आएगा आपका, ठीक है। और अभी से आप लोग एक ट्राई करिए कि जो ये जितने 13, 14, 15 वाला जितने भी हैं,
एक रोज़ एक क्वेश्चन डीआई का, रोज़ एक क्वेश्चन हैबिट में डाल लीजिए कि रोज़ एक डीआई का क्वेश्चन लगाना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप लोग रोज़ डेली लगाएंगे तो कम से कम 400-500 आप लोग डीआई आराम से लगा लेंगे, और 400-500 बहुत होती है डीआई, ठीक है, इतना तो प्रैक्टिस। और फिर लास्ट में आप लोग सेट लगाएंगे पूरा, तब तो हो ही जाएंगी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ग्राफ की व्याख्या, ये भी आप लोग दो करके, मतलब एक एक लगाना है, ठीक है, एक क्वेश्चन हर इसमें, एक क्वेश्चन इसमें लगाना है, एक क्वेश्चन इसमें लगाना है, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये वाला लगाना है, बस इतना करना है आपको। और आपके जो 30 नंबर हैं वो आप लोग अपनी हाथ में रखेंगे। इसमें आपको टारगेट लगाना है कि 30 में से 30 लाने हैं ये नीचे वाले, बाकी ऊपर वाले में अगर कम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमें प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर देखिए पेड ग्रुप से क्या होता है, आपका एक वो बन जाता है, डेली रूटीन बन जाता है, ठीक है, जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों होगी, ठीक है। मोबाइल नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8604008201, ठीक है। और आप लोग हमें जो ये चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मटेरियल आपको देंगे, ठीक है, जैसे कि टेस्ट हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए, या करंट अफेयर्स हो गए, ये सब आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।